सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सम्मानित अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश दुबे आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैंने एक गीत की दो पंक्तियाँ प्रारंभ में इसलिए रखी थी कि आज का जो विषय है वो इस गीत से जुड़ा हुआ है। महान आंचलिक कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम, जिसका फिल्मांकन हुआ था, उसी फिल्म का ये गीत था जिसकी दो पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी। इस महान कथाकार की एक कहानी कक्षा 12 के सिलेबस में भी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होगी अगली, उसमें आपको यह पेपर में मिलेगी कहानी। ये उस दिन आप देखेंगे कि ये कहानी है कि नहीं है। ये पेपर में छप जाएगी, ये 100% आप विश्वास के साथ मुझसे जुड़िए। पेन कापी हाथ में लीजिए, जो आवश्यक हो वो नोट करिए और कहानी को पूरे मनोयोग से हमसे सुनिए। मैं पूरी कहानी का जो क्वेश्चन बनता है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर पास आउट करके सेकेंड ईयर में जा रहा है वो ये समझ ले कि अथवा करके दो क्वेश्चन बनता है। कहानी की कथा वस्तु लिखिए, कहानी का नाम देगा, वो कहानी का नाम मैं भी आपको दे रहा हूँ, या अथवा कहानी का उद्देश्य लिखिए। जनरल हिंदी में ये क्वेश्चन आता है। बड़े दावे से मैंने कहा कि आएगा, तो आप मान के चलिए कि आएगा, और दावे के साथ में कहा हूँ तो विश्वास के साथ चलिए कि आएगा। इसलिए पूरे मन से सुनने की आवश्यकता है। फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी आपको पढ़नी है वो कहानी है पंचलाइट। ये कहानी आपको पढ़नी है। इस कहानी के पात्रों से पहले आप परिचय कर लीजिए। कहानी के पात्र कौन हैं? ग्रामीण अंचल की कहानी है। नाम आपको गांव वाले मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के जो नाम हैं वो मिलेंगे। पहला नाम आप नोट करिए, गोधन। गोधन ये कहानी का नायक है। इस स्टोरी का जो हीरो है वो गोधन है। दूसरा नाम नोट करिए, मुनरी। ये इस कहानी की नायिका है। तीसरा नाम नोट करिए, कनेली। ये जो नायिका है मुनरी, उसी की सहेली है, सखी है उसकी।
जिस गांव से कहानी जुड़ती है उस गांव का एक सरपंच है। कहानी में उसका नाम नहीं आया है, उसको हम लोग सरपंच के नाम से जानेंगे। सरपंच जो पंचायत का मुखिया होता है वो सरपंच है। उसी गांव में एक रुदल शाह है, ये बनिया है उस गांव का, रुदल शाह। एक फुटंगी झा है, बाई का ब्राह्मण है, बिहार की कहानी है। झा उधर लोग बहुत होते हैं। फुटंगी झा, ये मैंने आपके सामने मेन जो उसके पात्र हैं उनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, और बीच में एक आध दो पात्र हैं जो चर्चा में आ जाएंगे। बाकी जिनका ज़्यादा काम है, अरे ये तो नायक ही है, इनका बहुत ही काम है, ये शुरू से अंत तक हैं। ये नायिका है और एक करेली का भी काम। हाँ, एक और वो बीच में आ जाएगा, एक गुलरी काकी है। ये जो मुनरी है इसकी चाची है, गुलरी काकी। अब कहानी बन जाएगी। अब आपको ध्यान लगा के और सुनना है। पहले कहानी को, ये आप जानते हैं कहानी कही जाती है, कहानी न याद की जाती है न रटी जाती है। कहानी कही जाती है, सुनी जाती है और सुन के याद हो जाती है। कई बार देखा होगा कोई आपसे कहानी सुनाता है, अगर आपके घर का कोई छोटा विद्यार्थी हो या आपका भाई हो या ब्रदर हो, वो कहेगा कोई कहानी सुनाइए, आप सुना देंगे। इसलिए मन से सुनना है, ध्यान लगा के। गांव में कई टोले होते हैं, गांव बटा होता है टोलों में। इसी तरह जिस गांव की कहानी है वह गांव कई टोलों में बटा है। उसमें एक टोला है जिसको कहते हैं महतो टोला या महतो टोली, जो भी कह लें, टोला टोली ये को है। उस गांव के लोग कुछ हर्जा खर्चा जुर्माना करके और चंदा वगैरह इकट्ठा करके एक पेट्रोमैक्स खरीदने की योजना बनाए। गांव में पुराने ज़माने में, आप अपने ज़रा ग्रैंडफादर वगैरह से पूछिएगा, गांव में आजकल की तरह टेंट की व्यवस्था नहीं थी और पूरा ये सब नहीं होता था। तो गांव में ही पंचायत के पास अपनी दरी जाजिम बिछावन सब हुआ करता था और उसी से सब काम जो है वो चला लिया जाता था। महतो टोली के पास और व्यवस्था थी, पेट्रोमैक्स नहीं थी। तो ये हुआ कि चलिए पेट्रोमैक्स खरीद लिया जाए, सारी व्यवस्था हम लोग की हो जाएगी। हम लोग का जब भी कोई फंक्शन आएगा हम लोग का काम निपट जाएगा। गए लोग मेला में, बाजार में कहिए, मेला में, और इन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा। इन्होंने मतलब सरपंच गए थे खरीदने, उनके साथ उस पंचायत का दीवान था, दीवान भी एक पद हुआ करता था, वो गया था, और एक छड़ीदार था, आज के ज़माने का उसको चौकीदार कह सकते हैं, वो गया था। पेट्रोमैक्स खरीद ली गई, आ गई गांव में, टोले में इनके। सरपंच ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि देखो ये लोहे की वस्तु आई है। लोगों ने भी सलाह करी आपस में, और लोहे की वस्तु जो है, इसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ है, वो बिना पूजा पाठ के नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज शाम में पूजा होगा और पूजा के बाद फिर ये अगले दिन से जलाई जाने लगेगी। सरपंच ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है कि शाम होने से पहले तुम सारा पूजा का इंतजाम कर लो, जो भी प्रसाद बनाना है आदि सब कर लो। उसने अपना हिसाब किताब से सब
सरपंच की पत्नी ने कर दिया। अब गांव में इस टोले में शोर मच गया कि पंचलाइट आई है। तो पंचलाइट गांव वाले नहीं कहते, गांव वाले उसको देखोगे, बुक खोलोगे बच्चों तो उसमें पंचलाइट, गांव के लोगों ने उसको पंचलाइट पंचलाइट आया है, पंचलाइट आया। अब छोटे छोटे बच्चे भी देखते होगे, फंक्शन चलता है तो कुल कौतूहल में इकट्ठे होते हैं, बहुत से बच्चे ढेर सारे इकट्ठे हो गए, शोर शराबा होने लगा। कीर्तन गाने वाले जो बुलाए गए थे वो भी आ गए, साज बाज अपना तैयार कर लिए, बिल्कुल रेडी हो गए। किसी के घर में कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई थी, ढीबरी तक भी नहीं जलाई गई थी। ये हुआ था कि आज तो पंचलाइट की रोशनी में सब काम होना है, कुछ भी नहीं जलाया गया था। अब धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। अब जब अंधकार बढ़ने लगा तो ये हुआ कि भाई अब अंधकार हो रहा है, अब पंचलाइट को जलाया जाए। बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन, ये समस्या खड़ी हो गई। कोई पंचलाइट जलाना ही नहीं जानता था। यहाँ पर थोड़ा एक साइड से निकलने वाली कहानी नहीं है, साइड से निकलने वाली बात है, वो मैं आपको बता दूं, उधर ध्यान ले जाऊं। ये व्यक्ति इसको जलाना जानता था, गोधन जो नायक है ये जलाना जानता था। तो अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि जलाना जानता तो क्यों नहीं जला दिया? हाँ, ये अजीब प्रश्न है। समस्या ये थी कि गोधन उस गांव में बाहर से, दूसरे गांव से आके बसा था। पंचों को कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं था, जिसको आप आज के संदर्भ में जान गए होंगे। बाहर से आए हो तो कुछ पूजा पाठ नहीं करोगे, पंचों का तो गांव में कैसे इस्टेब्लिश करोगे? पंच इससे नाराज रहा करते थे। उसी बीच एक घटना घट गई। घटना ये घट गई कि गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत की कि गोधन मुनरी को देखकर सलीमा का गाना गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, हंसते भी रहे रोते भी रहे, और आंख मटकाता है। जब ये शिकायत उसने की तो पंचायत ने गोधन को गांव से बाहर कर दिया, प्रकाश से बाहर कर दिया, जात बिरादरी से बेदखल कर दिया, और फिर गांव से बाहर कर दिया। गांव में मतलब अगल बगल में कहीं गांव में रहने लगा, मतलब बहुत दूर नहीं गया लेकिन रहने लगा, उसको जात से बाहर कर दिया। इसीलिए ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा था कि जला दे। अब समस्या बड़ी हो गई, रात गहराने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। लोग सरपंच को बुद्धि पर जो है गाली देने लगे कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, जब इसको पहले से पता था कि कोई जलाने वाला नहीं है तो ये क्यों ला दिया है? अरे भैंस बांधेंगे तो दूहेगा कौन? तमाम चर्चाएं हो लगी। सरपंच का भी सिर नीचा हो गया, उनको समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। इस बीच जो मुनरी है कहानी की नायिका, इसने अपनी सहेली से बताया, बुक खोलना, वो शब्द मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना, ये संकेत की भाषा में बताया। कैसे बताया? चिध चिध न, नाम आ गया, ध्यान से सुना होगा। चिध न, गोधन, ये बता दिया, सांकेतिक भाषा में बता दिया। कनेली समझ गई। उसने मुनरी से कहा कि कैसे होगा, वो तो गांव जात से बाहर है, तो कैसे उससे काम लिया जाएगा? तो मुनरी ने कहा कि अरे सरपंच से कहा के देखो तो। इसने जब सरपंच को बताया, ये बात बताई कनेली, तो सरपंच ने कहा कि बड़ी परेशानी है, माथा ठोका। फिर कुछ अपने
पंचायत के सदस्यों को बुलाया, विचार विमर्श होने लगा, भाई क्या किया जाए, ये समस्या है वो समस्या है। तो पंचायत ने निर्णय लिया कि जब जात की इज्जत जा रही है तो गोधन को वापस बुला लेना चाहिए, इसी में जात की भलाई है। तो फिर ये हुआ कि भाई उसको बुलाने कौन जाएगा, पंच लोग पर तो बहुत नाराज होगा, हम लोगों ने उसको गांव से निकाल दिया है। एक दो लोग गए हिम्मत करके, कहा ना ना भैया मैं नहीं जाऊंगा, अब कि मैं जाऊं तो पता नहीं क्या हो जाए, कोई जुर्माना लग जाए, ये हो जाए। उसने साफ इनकार कर दिया। अंत में हुआ कि भाई शिकायत गुलरी काकी ने की है, FIR गुलरी काकी की है, तो गुलरी काकी ही जाए और उसको मना के ले आए। गुलरी काकी गई। खैर जब गुलरी काकी गई तो गोधन आ गया, व्यवस्थित किया। पुराने ज़माने की पंचलाइट बच्चों तो लोग नहीं देखा होगा, आजकल कुछ तो पंचलाइट जल रही है वो गैस वाली आ गई है, हम लोगों के समय में हुआ करती थी। जैसे स्टोव है स्टोव, उसी तरह पंप से पहले हवा प्रेस की जाती थी, हवा भरी जाती थी। अभी भी कहीं कहीं पुराने ज़माने की मिल जाएगी, और वो फिर उससे लगता था मेंटल और जलता था। उसने सही किया, हवा देकर सही करा। जब सही कर लिया तो उसने कहा कि अब थोड़ा स्पिरिट चाहिए। लोगों ने फिर सरपंच को गाली देना शुरू किया, मन ही मन, कि इनको जब पता था कि इसको जलाने में स्पिरिट लगती है तो इनको बाजार से स्पिरिट लाना चाहिए था, लेकिन अब रात में स्पिरिट कहाँ से आए। तो खैर नारियल के तेल से, जो गरी का तेल है नारियल के तेल से, उससे कुछ व्यवस्था करके और गोधन ने वो पंचलाइट जला दी। प्रकाश हो गया, वातावरण हर्ष से भर गया। कीर्तनिया लोगों ने जय बजरंगबली की जय करके कीर्तन शुरू किया। बड़ा आनंद पूर्वक उन लोगों ने वो कार्य किया। मैंने 3 नाम पकड़े थे, 4 नाम, गुलरी काकी और सरपंच। ये 2 नाम मैंने इसलिए लिखा था कि ये बीच में आते हैं, कहानी के बीच में। जब पेट्रोल मक्स नहीं जल पाता तो रूदल सा जो बनिया है वो उस पर कमेंट करता है कि ऐसा करो कि तुम लोग जाओ और पेट्रोल मैक्स के सामने कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक करो, वो जल जाएगा। इतने के लिए आया है कहानी में। फुटंगी झा ये भी कुछ उसी में कमेंट्स कर रहा है बीच बीच में। इसके लिए दो गौर रूप में आए हैं, बाकी ये कहानी ये आई है, पेट्रोल में जल गया। इतनी सी कहानी है यह, मैंने कह दिया है। आप कहीं जब पढ़ोगे तो मैंने अपने शब्दों में कहा है, वहाँ अपने शब्दों में लिखा होगा, और तीसरा तुम लिखोगे अपने शब्दों में। ये कहानी का कथानक है या सारांश है या कथा वस्तु है, जिसको कहा जाता है। अच्छा, बाउंड हो गया इसीलिए मैंने थोड़ा शार्ट में कहा। अब कहता है बोर्ड में कि अधिकतम 80 शब्दों में लिखिए। ये कथानक आप लिखोगे तो 80 शब्द से 2-4 शब्द आगे ही चले जाएंगे। हर कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हर कहानी का क्या, हर चीज का उद्देश्य होता है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है सीधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की, इसका भी उद्देश्य है। मतलब निरुद्देश्य तो कोई काम होता नहीं। आदमी सोता है उसका भी उद्देश्य है, जगता है उसका भी उद्देश्य। कोई संसार का काम ऐसा नहीं है जो निरुद्देश्य होता हो। तो कहानी का भी एक उद्देश्य होता है। ये भी एक क्वेश्चन तुमको बनेगा कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। 100% ये क्वेश्चन आएगा। कहानी 60 हो गई, 4 ही कहानी है तो वो आ जाती है ना कोई। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या है,
बहुत ध्यान से सुनो, ये भी जान जाओगे। मतलब एक बार सुन के जान जाओगे, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस कहानी का उद्देश्य रेणु जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि गांव जातियों में, टोलों में बटे हुए होते हैं। वहां पर जाति के नाम पर, टोले के नाम पर संघर्ष की स्थिति होती है। गांव टोलों में, जातियों में विभक्त हैं। गांव के लोग अनपढ़ हैं, जिसको गंवार कहते हैं, और उसी के अनुसार उनका व्यवहार है। प्राचीन परंपराओं को मानते हुए रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं, जैसा कि वहां हो रहा था कि ये लोहे की वस्तु आई है, बिना पूजा पाठ के इसका प्रारंभ करना ठीक नहीं है। ऐसी रूढ़ी चली आ रही है, वो आज तक भी आ रही है। आज के समाज में भी, पढ़े लिखों में भी, कोई बाइक लाता है, कोई फोर व्हीलर लाता है, तो सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तब उसको चला, मतलब शक्ति का वाहन है तो कहते हैं। तो जब इतना डेवलप हो गया है मामला, तब ये स्थिति है, तो उस समय तो ये और स्थिति रही होगी। तो रूढ़िवादी होते हैं लोग। परंपरा से मतलब ये लेना कि वो परंपरा जो अंधविश्वास से जुड़ती है, उस पर जुड़ करके भी उसका पालन करते हैं। एक तो ये उद्देश्य है। दो उद्देश्य पर है इसकी। पहला उद्देश्य था यह, जाति कई भागों में विभक्त है, वर्ग भेद है, रूढ़िग्रस्त हैं लोग, परंपराओं से इतना जकड़े हैं, जाति का बंधन है। गोधन और मुंडरी की जात में अंतर था, तो वो मामला बिगड़ रहा था। दूसरा उद्देश्य क्या है, ये बहुत खास समझने की बात है। गांव में सरपंच का निर्णय सर्वमान्य हुआ करता था। सरपंच ने जो निर्णय कर दिया अपने सदस्यों से बातचीत करके, वही मान्य होगा। वो सर्वोपरि है, उसमें कोई इफ़्ट की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, बुक में होता है ये चर्चा नहीं मिलेगी आपको। माने सरपंच ही ईश्वर है। किसी की हिम्मत है उसकी बात को काट दे। गोधन को निकालना है, निकाल दिया। अब जब जाति पर प्रश्न आया, जाति की इज्जत जाने लगी, जब इस पर प्रश्न आया, तो गोधन को वापस बुला लिया गया, जाति में मिला लिया गया। और पंचों ने कहा कि जाओ गोधन, तुम्हारे 7 खून माफ। कहा तो सलीमा का गाना गाने से उसको जात से बाहर कर दिया गया। अब क्या पंच कह रहे हैं कि तुम्हारे 7 मर्डर भी माफ किए जाते हैं। तुमने जाति की इज्जत रख ली। पंच अपने निर्णय को ऐसे बदलते हैं। पंच क्या यहां पर बात उभर के आई कि आवश्यकता बड़े से बड़े निषेध को भी नकार देती है। अगर आवश्यकता पड़ गई तो जो बड़े से बड़ा निषेध है, रुकावट है, मनाही है, उसको भी नकार दिया जाएगा। पंचों ने नकार दिया। गुलरी काकी ने डिनर में, रात के खाने में गोधन को आमंत्रित किया। एक बार गोधन ने मुनरी को देखा, मुनरी ने गोधन को देखा,
आँखों आँखों में बात हुई। इस तरह कहानी अपने अंत की ओर पहुंची। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामीण अंचल, ग्रामीण परिवेश को हमारे सामने रखते हुए और कहानी के जो मूल बिंदु हैं उनको उठाते हुए और अपने उद्देश्य को पाठकों के सामने रखा और रेणु जी को पाठकों तक अपने उद्देश्य को पहुंचाने में पूर्ण सफलता मिली है।